आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो जैसा कि कल हमने बजट की एक्सपेक्टेशंस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम क्योंकि बजट आ चुका है तो बजट की रियलिटी पे डिस्कशन करेंगे। और मुझे खुशी है कि हमारी जो मिडिल क्लास पर्सन्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसमें से काफ़ी चीज़ें हुई हैं, फुलफिल हुई हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफ व्यू दूंगी और कुछ पॉइंट्स हैं, क्विक रिव्यू करेंगे उनका, सो दैट आपको एक जिस्ट मिल जाए कि इस बजट में हमारे लिए स्पेशल क्या क्या आया है। तो सबसे पहले जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि 2025-26 तक इंडियन इकोनॉमी 6.8% की ग्रोथ कर सकती है। सो उसके मद्देनज़र सबसे पहले तो इनकम टैक्स स्लैब्स को रिव्यू किया गया है, उनको चेंज किया गया है। और जो 4 लाख, पहले 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं था, अब 4 लाख तक की इनकम पे नील टैक्स है। उसके ऊपर की इनकम पे टैक्स लग रहा है, बट जैसा कि गवर्नमेंट रिबेट देती है, आप सबको पता है कि 5%, 10%, 15%, 20% अलग अलग रेट्स पे टैक्स लगता है। लेकिन वो टैक्स हमें देना नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट उसमें रिबेट दे देती है। सो इस तरह से, क्योंकि ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक का एग्जेम्पशन था, न्यू रिजीम में 7.5 लैक्स तक का था कि जिसपे हमें टैक्स नहीं पे करना था। इस साल वो लिमिट रिवाइज होके हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वो 10 लाख हो जाएगी, बट 10 से भी ज़्यादा वो लिमिट 12 लाख हो चुकी है। सो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। यानी कि अब अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप बिजनेस हैं या आप सैलरीड पर्सन हैं, तो आपको टैक्स तो आप पे लगेगा, लेकिन आपको वो टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि गवर्नमेंट उतने पैसे का रिबेट दे देगी। यानी कि आपको कुछ पे नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके पास एक और फायदा है कि 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पहले भी सैलरी से मिलती थी वो अब भी मिल रही है। सो यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और 12.75 लैक्स तक अर्न करते हैं, देन इट इज़ वेरी गुड, आप पे कोई टैक्स नहीं आएगा। सो ये चीज़, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है गवर्नमेंट लाई है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतने हाई प्राइसेस पे बढ़ रहा है, हाई लेवल पे बढ़ रहा है। तो एक एवरेज पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन जो कि पढ़ा लिखा है, वो 60 से 70 हज़ार ऑन एन एवरेज कमा लेता है। तो लेकिन उसमें अगर आप बैंगलोर जैसी या बॉम्बे या पुणे जैसी सिटी की बात करें तो वहाँ पे सरवाइव करना ही मुश्किल होता है। सो 80-90 हज़ार की सैलरी पे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक ठाक एक मिडिल क्लास पर्सन मेंटेन कर पाता है। सो ये एक पॉजिटिव मूव है उन सब के लिए, उन सब के बेनिफिट के लिए। तो ये एक बड़ा मूव है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा इनकम टैक्स प्रोविजन में जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का फ़ायदा था, जो सेक्शन 44 AD और AD A में बेनिफिट मिलता था कि आप जो है कुछ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का प्रॉफिट दिखा के 6% और 8% का दिखा के आप बिजनेस रिटर्न फाइल कर सकते थे, वो सिर्फ रेसिडेंट्स को मिलता था। जबकि अब वो नॉन रेसिडेंट्स को भी अलाउड हो गया, प्रोवाइडेड जो नॉन रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो। सो ये भी एक गुड मूव है। इसके साथ साथ जो हाउस, अगर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, तो जो पहले जो एक आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस था उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना था, और अब वही जो है लिमिट जो है 2 हाउसेस तक अवेलेबल हो गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज की तारीख में प्रॉपर्टी एक्विजिशन एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का तरीका बन चुका है। और जितना पहले इन्वेस्टमेंट नहीं होता था हाउस प्रॉपर्टी, लैंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी में, अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो एक हाउस होना या 2 हाउस होना, 2 हाउस ऑन एन एवरेज, या 2 फ्लैट या एक घर एक फ्लैट, इस तरह से जनरली लोग अक्वायर कर ही लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 20-25 साल 30 साल मेहनत करके सैलरी कमा के। सो ये भी एक गुड मूव है। इसके साथ साथ जो स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन है, ये बहुत ही MSME सेक्टर और स्टार्टअप्स के लिए बहुत गवर्नमेंट स्कीम लाई है, MSME के लिए तो स्पेसिफिकली, और अच्छा खासा ग्रांट भी किया है गवर्नमेंट ने उनके बेनिफिट के लिए। स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन 5 इयर्स तक एक्सटेंड हो गया है, इन द सेंस कि अगर आप 2030 से पहले स्टार्टअप की तरह रजिस्टर कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5 इयर्स तक आप स्टार्टअप कहलाएंगे। सो एग्जिस्टिंग ईयर्स प्लस एक्स्ट्रा 5 इयर्स, सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड मूव। फिर बात करें रिटर्न फाइलिंग की, तो गवर्नमेंट ने रिटर्न फाइलिंग पे भी फोकस किया है, जो कि ये भी एक अच्छा मूव है। अभी तक आप पुराना रिटर्न सिर्फ 2 साल तक फाइल कर सकते थे, 2 साल पुराना रिटर्न, बट अब आप 4 साल पुराने रिटर्न तक फाइल कर सकते हैं।
सो इट इज़ वेरी वेरी गुड मूव, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो अभी जिनका पहले रिटर्न फाइल करना पिछले कई सालों में रह गया, या ड्यू टू नेग्लिजेंस नहीं कर पाए, ड्यू टू इग्नोरेंस नहीं कर पाए, या जिनको अब ज़रूरत है लोन वगैरह लेने की, उसके लिए उनको आईटीआर चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल मूव है ये। और इसके अलावा जैसे कि हम पहले बात करते थे कि रेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी होता था अप टू अ सर्टेन लिमिट, नहीं था बट उसके ऊपर था, तो वो लिमिट अब बढ़ के 6 लाख रुपए पर सालाना हो गई। यानी कि अगर आप 6 लाख रुपए सालाना तक का रेंट ले रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मूव इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो छोटे लाइक लैंडलॉर्ड होते हैं जो कम अमाउंट का रेंट रिसीव करते हैं, उनको टीडीएस 15,000 20,000 मंथली रिसीव करते हैं या 30,000 तक भी करते हैं, तो उनको इतना आइडिया नहीं रहता है कि टीडीएस के प्रोविजंस क्या हैं, टीडीएस को कैसे फॉलो करें, उसको कैसे सबमिट करें। सो उनको अब नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा, और ऑफ कोर्स 50,000 6 लाख पर ईयर का मतलब है 50,000 रुपये पर मंथ। सो 50,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप रेंट लेते हैं तो आपको टीडीएस का प्रोविजंस को फॉलो करना है। अच्छा, अब इस जो ये वाला जो इनकम टैक्स का आया है एक्ट, लाइक जो आए हैं ये चेंजेस, इसमें गवर्नमेंट ये भी ला रही है कि हम न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। सो न्यू इनकम टैक्स बिल जो आने वाला है प्रोबेबली अगले हफ्ते में या 10 दिन में आ जाएगा, तो ये भी एक बहुत ही ओवर हॉलिंग मूव है क्योंकि 1961 का एक्ट है हमारा, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस तो होते रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि इतना थोड़ा सा रिडंडेंट हो गया है हमारा कोड, और कई सारे प्रोविजंस उसके ग्रे प्रोविजंस हैं जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, या कहीं पे अगर क्लैरिटी है तो वो उतना अच्छे से समझ नहीं आता, सेक्शन पढ़ने में मुश्किल लगती है उसको समझने में, तो वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है सिंप्लीफाई हो जाएगा न्यू इनकम टैक्स रिटर्न का जो कोड है। और इसके अलावा जो अभी का जो आईटी कोड है हमारा, उसमें 23 चैप्टर्स और 298 सेक्शंस हैं, प्रोबेबली वो भी रिफाइन होके कम लाइक टुकड़ों में या तो बट जाएगा या तो पूरा का पूरा कोड ही एक स्मॉलर फॉर्म में आ जाएगा, एक क्रक्स फॉर्म में आ जाएगा। और उसके अलावा एक बड़ा मूव जो मुझे लगता है आ सकता है कि जो कि अभी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही ऑडिट करने का अथॉरिटी थी, स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो हो सकता है कंपनी सेक्रेटरीज और बाकी प्रोफेशनल्स को भी लाइक सीएमएस को भी इसमें अथॉरिटी दे दी जाए फॉर डूइंग द ऑडिट पर्पस। और डिविडेंड पे इनकम टैक्स को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर का जो एक हमेशा से कॉम्प्लेक्सिटी चलती है कि कहीं पे अकाउंटिंग ईयर कुछ लोग डिफरेंट अडॉप्ट करते हैं, फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता ही है, बट जहाँ इन डेट्स को अकाउंटिंग ईयर नहीं माना जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसको ख़त्म करा जा सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है, और पीएम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि, ये एक योजना जो गवर्नमेंट लाने वाली है, जिसमें कि जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, 100 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और मुझे लगता है इसमें उत्तर प्रदेश तो ज़रूर आएगा, इसके उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट आएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, इवन बिहार ऑल्सो, वी आर वेरी मच इनटू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़मीन अच्छी खासी है। सो वहाँ पे जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जहाँ लो प्रोडक्टिविटी है, उनको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, वो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेगी। तो उसके अलावा आपका विमेन एम्पावरमेंट पे कई स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। जो आपके ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए काफ़ी स्कीम्स लाए हैं। कैंसर की जो दवाइयाँ हैं उनको सस्ता कर दिया गया है और ज़्यादा। सो ये सब ही चीज़ें जो आई हैं, ये सब जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही हुई हैं। तो मुझे ओवरऑल ये बजट एक बैलेंस्ड बजट लगता है, एक प्रोग्रेसिव बजट लगता है, और कैपिटल गेन्स पे कोई खास चेंज नहीं आया है। सो लेट्स होप कि अब इकनॉमी को इवन मोर बूस्ट मिले, और ज़्यादा बूस्ट मिले, क्योंकि जितना पैसा हमारे हाथ में बचेगा खर्च करने को, हम उतना ही ज़्यादा इकनॉमी की ग्रोथ के लिए और करेंगे, जैसा कि कीन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कहती है। सो इट इज़ बेटर कि हम कंजम्पशन पे और खर्चा करें, सेविंग्स करें, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है एज अ टैक्स पेयर या एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री कि आप सेविंग्स करें, लेकिन सेविंग्स को कैश में करने की बजाय कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट, बैंकिंग सेक्टर या स्टॉक एक्सचेंजेस या कैपिटल मार्केट में या लिस्टेड कंपनीज में
किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो पैसा इकोनॉमी में आ सके, सर्कुलेट हो सके, ना कि घर के बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ना कि घर में कैश आप होल्ड कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कंट्री को नेगेटिव इफेक्ट आता है कंट्री के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा न्यू बजट पे। थैंक यू।